अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरावती चैनल में। आज दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, रिसेंटली इंडियन साइड पर एक बहुत ज़्यादा शोर उठा हुआ है कि म्यांमार ने अपने GF-17 थंडर्स को ग्राउंड कर दिया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है या जिस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये आर्टिकल छापा गया है उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, जिस पर बात करेंगे। और दूसरा, F-35 के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं कि F-35 की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसको बेचने से मुनाफा कम होगा, लेकिन इसको बनाने में और ज़्यादा खर्चा होगा। उस पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें म्यांमार के पास मौजूद पाक चीन GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट्स के हवाले से, तो इस बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसको इंडियन साइड पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इस आर्टिकल के मुताबिक म्यांमार ने अपने GF-17 थंडर्स को ग्राउंड कर दिया है। आज इस आर्टिकल को हम ज़रा देखेंगे गौर से, इसका ज़रा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये आर्टिकल लिखने वाला जो न्यूज़ एजेंसी है ये इरावडी.com है। इस न्यूज़ एजेंसी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि टोटली एक एंटी बर्मीज़ स्टेट के लिहाज से इसको पहचाना जाता है कि जो बर्मा की स्टेट है उसके ख़िलाफ़ ये काफ़ी अपने आर्टिकल्स वगैरह छापती रहती है। और इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि बर्मा या म्यांमार में मार्शल लॉ है और उसके ख़िलाफ़ इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इस वक्त जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ज़ाहिर बात है उनकी स्टेट के पास है। तो चूँकि ये पूरी की पूरी न्यूज़ एजेंसी इस एंटी स्टेट अपने बयानिए को नरेट करती है, उस वजह से ओबियसली इन्होंने GF-17 थंडर के ख़िलाफ़ भी लिखा होगा। उसके अलावा इस न्यूज़ एजेंसी का पूरा एंटी म्यांमार पूरा एक सेटअप मौजूद है जिसका काम म्यांमार की इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बयानात देना, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ चीज़ों को पब्लिश करना और अपने हक़ में एक नैरेटिव बिल्ड करना। यहाँ अगर GF-17 थंडर्स की बात कर ली जाए तो 2016 में चाइना और पाकिस्तान के साथ म्यांमार ने डील की थी और इस डील के तहत म्यांमार पाकिस्तान से टोटल 15 से ज़्यादा GF-17 थंडर्स ख़रीदना चाहता था और पहला जो बैच था 6 GF-17 थंडर्स का वो 2018 में म्यांमार को डिलीवर कर दिया गया था। यहाँ मैं चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि म्यांमार की डील में चाइना लीड कर रहा था क्योंकि म्यांमार में उस वक्त यूरोपियन साइड यानी वेस्टर्न साइड का भी काफ़ी अमल दखल था। पाकिस्तान इस डील में पीछे रहा था, जबकि जो नाइजेरिया के साथ डील थी उसमें पाकिस्तान ने लीड किया था और नाइजेरिया के साथ जो GF-17 थंडर्स थे वो पाकिस्तान ने ही बना के दिए थे, जबकि जो म्यांमार के GF-17 थे ये चाइना में बने थे। चाइना ने इस डील को लीड किया था। और यहाँ अगर देखा जाए तो चूंकि वेस्टर्न साइड भी यहाँ थोड़ी सी अमल दखल रखती थी, एक बड़ी ताकत का होना ज़रूरी था ताकि इस डील को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। दिसंबर 2019 में एक कौमी दिन के मौका पर बर्मा को मज़ीद 2 GF-17 थंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ जो इसको हमें देखना चाहिए कि अगर 2018 में पहले 6 GF-17 थंडर्स जो बर्मा को दिए गए या म्यांमार को दिए गए, अगर उनमें कुछ मेल फंक्शंस थे या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने दिसंबर 2019 में मज़ीद 2 GF-17 थंडर्स एक्सेप्ट क्यों किए। उसके बाद इस रिपोर्ट में दो चीज़ें और बताई जाती हैं कि GF-17 थंडर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 का जो रेडार है वो मेल फंक्शन करता है और एयर टू एयर मिसाइल्स सही तरह काम नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें इसी तरह गलत साबित हो जाती हैं कि GF-17 को पाकिस्तान भी यूज़ करता है और नाइजेरिया भी यूज़ कर रहा है और उसके साथ साथ म्यांमार भी। GF-17 थंडर्स के साथ पाकिस्तान ज़रबे अज़ब और दूसरे कई ऑपरेशंस में अभी तक परफॉर्म कर चुका है और इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश भी है, जबकि दूसरी तरफ नाइजेरिया ने भी काफ़ी स्ट्राइक्स की हैं GF-17 को यूज़ करते हुए। जबकि 2017 में पाकिस्तान ने एक PL-5E2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की मदद से एक ईरानियन मेल UCAV को शूट डाउन किया था। तो अगर रेडार काम नहीं करता और एयर टू एयर मिसाइल्स काम नहीं करते तो फिर उस एयर टू एयर मिसाइल ने ईरानियन ड्रोन को किस तरह मार गिराया। दूसरा, 2019 में एक वाक़या हुआ था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने इंडियन Su-30 को अक्रॉस द बॉर्डर अपने BVR मिसाइल पर लॉक कर लिया था, लेकिन चूंकि Su-30 बॉर्डर से काफ़ी दूर था इस वजह से कोई इंगेजमेंट नहीं हुई थी और इसे हशकिट को दिए जाने वाले इंटरव्यू में GF-17 थंडर के पायलट ने पूरी वो स्टोरी बताई हुई है। तो यहाँ से दूसरा और तीसरा झूठ भी खुल जाता है कि ना तो इसके कोई रेडार में मसला है और ना ही इसके एयर टू एयर मिसाइल्स में मसला है। ये तमाम चीज़ें परफेक्टली
काम कर रही हैं। उसके बाद एक और इल्ज़ाम इस जो आर्टिकल में बताया गया कि इसके एयर फ्रेम में डैमेज है, उसके अलावा ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये इल्ज़ाम इससे पहले भी लगता आया है कि JF-17 के इंजन में क्रैक्स आ जाते हैं, हालांकि आज तक इनका कोई सबूत नहीं दिया गया, इसकी कोई तस्वीर वगैरह मंजर पर लेकर आएगी। ये बस वो इल्ज़ामात हैं जो हवा में लगा दिए गए, और इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर बहुत से आर्टिकल्स भी, जिनमें यूनान में लिखे गए बहुत से आर्टिकल्स, ग्रीस में और इंडिया में भी बहुत से इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इसमें स्पेयर पार्ट्स का मसला है। सो ये चीज़ कोई सेंस ही नहीं बनाती कि JF-17 थंडर के स्पेयर पार्ट्स आपको ना मैसर हों, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का मसला उन जहाज़ों का होता है जिनकी आइदर प्रोडक्शन रुक चुकी होती है या कोई ऐसे हंगामी हालात चल रहे होते हैं। अब स्पेयर पार्ट्स का असल मसला इंडियन एयरफोर्स को हो सकता है, जैसा कि जंग लगी हुई है रशिया यूक्रेन के साथ, तो उनको Su-30 MKI का मसला आ सकता है। उसके अलावा MiG-21 जैसे जहाज़ हैं, जैगवार जैसे जहाज़ हैं, इनकी चूँकि टोटली प्रोडक्शन ही बंद हो चुकी है, इस वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स का मसला आ सकता है। जबकि JF-17 थंडर्स एक फ्रेश प्रोग्राम का हिस्सा है और इनकी प्रोडक्शन अभी तक हॉटलाइन पर है। इस वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स की कमी होना या उनके स्पेयर पार्ट्स में कोई वजह सामने आना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद इस आर्टिकल में ही एक और चीज़ बताई जाती है, आपको इस आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी का पता लग जाएगा कि म्यांमार के एक वेपन ऑफिसर ये कहते हैं कि JF-17 थंडर के जो वेपन पैकेज है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे हम समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ फिर म्यांमार की एयरफोर्स का कसूर है कि या उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो JF-17 थंडर के वेपन पैकेज को ही नहीं समझ पा रहे। यहाँ एक और वजह भी हो सकती है कि ये जो हवाला दिया गया है एक म्यांमार एयरफोर्स के वेपन ऑफिसर का, ये सिर्फ अपनी तरफ से गढ़ दिया गया है, हालांकि शायद ऐसा असल में हुआ ही ना हो। और सबसे बड़ा सवाल, म्यांमार ने ये JF-17 थंडर्स अपने मैरीटाइम रोल के लिए लिए थे, जिनके साथ C-802 एंटी शिप मिसाइल्स थे। अगर तो तमाम JF-17 थंडर्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं, जैसा कि इंडियन साइड पर शोर डाला जा रहा है, तो वो अपने एंटी शिप रोल किस तरह वहाँ पूरे कर रहे हैं, अपने मैरीटाइम पेट्रोलिंग का जो उनको रोल दिया गया था वो उसे किस तरह फुलफ़िल कर रहे हैं, ये फिर एक सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है जितनी भी अब मैंने दलाइल दिए हैं, जितने भी हमने चीज़ों को एनालाइज़ किया है, उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि JF-17 थंडर्स ना तो वहाँ कोई ग्राउंड हुए हैं, ना ही इनको कोई मसला हुआ है। बस ये अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत बात निकाल दी गई और एक आर्टिकल इस तरह का छाप दिया गया ताकि एक ख़ास तबके को इस खित्ते में ज़रा सुकून आ जाए और उन्हें खुश कर दिया जाए। और दूसरा, इस आर्टिकल को छापने की एक वजह ये भी हो सकती है कि रिसेंटली बिजनेस इनसाइडर में टिमोथी हेथ ने पूरा एक अपना एनालिसिस दिया JF-17 पर, जो कि RAND कॉरपोरेशन थिंक टैंक के एक रिसर्चर हैं, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि JF-17 थंडर एक श्योरली एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट JF-17 के बारे में इतनी पॉजिटिव राय रखता है, जबकि दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्शियल और जिसका कोई ख़ास नाम पता भी नहीं है, ऐसी न्यूज़ एजेंसी JF-17 को ग्राउंड कर रही है, वो भी ऑन पेपर। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ का एनालिसिस करें तो रिसेंटली एडवर्ड स्मिथ, जो कि F-35 प्रोग्राम के चीफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक डिफेंस जनरल को इंटरव्यू देते हुए ये बात वाज़ेह की कि आने वाले वक्त में F-35 एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका का लीडिंग 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा। इस वक्त जो यूनिट कॉस्ट है F-35 की वो ऑलमोस्ट $90 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ उन्होंने कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ बल्क हैं हमारे पास, मुख्तलिफ सेट है हमारे पास एग्रीमेंट्स के, और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए हमें अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अब उन्होंने वजह बताई है कि पहली वजह कोविड-19 है, कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रुके रहे हैं, और इवन कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के भी कई प्रोग्राम्स रुके थे, जिनमें JF-17 का प्रोग्राम भी 3 माह के लिए लेट हुआ था। कोविड-19 ने F-35 प्रोग्राम को काफ़ी हिट किया, उसकी वजह से काफ़ी डिलेज आई। इसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर भी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक हद तक ब्रेक लगी है कुछ मामलात में। दूसरा, इकोनॉमिक टर्मोइल है जो कि पूरी दुनिया में जारी है। यहाँ कंपनी के डायरेक्टर इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि कंपनी शुरू में
अगर कुछ ख़ास मेजर्स लेती तो शायद इसकी कीमत $90 मिलियन से कम होकर शायद $79 मिलियन तक आ जाती, लेकिन शायद वो मेजर्स नहीं लिए गए या जानबूझकर नहीं लिए गए। अब इसमें जो कम्प्लिकेशंस हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। रिसेंटली F-35 प्रोग्राम बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा। पहली कंट्रोवर्सी ये आई कि इसके इंजन में कुछ मैग्नेट्स और कुछ हिस्से ऐसे लगते थे जो चाइनीज़ मेड थे। उससे पूरे का पूरा एक डिफेंस वर्ड हिलकर रह गया कि अमेरिका की मेन लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट में चाइनीज़ पुर्जे अगर यूज़ होंगे तो उसकी क्या सिक्योरिटी के लिहाज से इम्प्लीकेशंस होंगी। उसके बाद F-35 की जो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन थी उसको बंद किया जाने लगा, क्योंकि इसके इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स मुयसर नहीं थे, क्योंकि जो मुख्तलिफ वेंडर्स थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद F-35 के हवाले से ये खबरें भी सामने आई कि दौरान परवाज़ यानी इन फ्लाइट इसकी एवियोनिक्स ग्लिच करना शुरू कर देती है, और ये बहुत ही सीरियस एक मसला था। ख़ास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मैदान में हैं तो तब इस तरह की छोटी से छोटी कमज़ोरी भी आपको खतरे की तरफ लेकर जा सकती है। बहरहाल अमेरिका फिर भी इस चीज़ को लेकर डिटर्मिन्ड है कि बेशक इनकी कॉस्ट बढ़ भी जाए F-35 की, लेकिन फिर भी दुनिया इसे ख़रीदेगी, और ये बात एक हद तक सच भी है। अमेरिका का ये कहना है कि वो 2021 में उसने 142 F-35 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए थे, और 2022 में अमेरिका 148 से लेकर 152 के दरमियान फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाएगा, और सेम यही काम वो 2023 में भी करेगा। यानी 2023 में भी वो 150 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा जो कि F-35 होंगे। उसके अलावा F-35 का ब्लॉक 4 भी बहुत जल्द अमेरिका अनवील करने जा रहा है, जो कि पहले से एडवांस होगा, और इससे कॉस्ट में मज़ीद ज़्यादा इजाफा होगा। अब कॉस्ट के हवाले से अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका बहुत अमीर मुल्क है, उससे इन चीज़ों की कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें ऑन पेपर हैं, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका भी इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई कॉस्ट से इस वक्त परेशान है, क्योंकि इवन अमेरिका को अपने F-14 एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने पड़े थे, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। सेम केस F-35 के साथ भी होता जा रहा है कि इसकी कॉस्ट इस वक्त $90 मिलियन के आसपास है। अगर आगे बढ़ती है तो वो 100 या 115 मिलियन डॉलर तक अगर चली जाती है तो फिर F-35 प्रोग्राम एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगा प्रोग्राम बनकर सामने आएगा, और इससे वो तमाम ममालिक भी मुश्किल में आएंगे जिन्होंने F-35 ख़रीदा हुआ है। तो ओबियसली अमेरिका भी फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।